सर आप टेस्ट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करोगे? हाँ, आपके डाउट होंगे तो आप पूछ लीजिएगा क्लास के बाद। ओके सर। रिलेटिव मोशन में सबसे पहले इस बात को समझिए कि हम जब भी कहीं किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाते हैं तो पोजीशन वेक्टर जैसे मैंने कह दिया ये आर ए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और ऐसे ही एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इनका यदि मुझे पोजीशन दिखाना होगा तो ऐसे हम पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे आर बी। अब सोचो, ये दो अलग अलग कार है ए और बी। यदि ए में बैठकर आप बी के बारे में बात करना चाहें या बी के पोजीशन के बारे में बात करना चाहें, तो यदि हम ऐसे लिखें पोजीशन ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, पोजीशन ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, ठीक। तो इसी का दूसरा नाम होता है पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब आप समझिए ना, ए से हम देख रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में, ए से हाथ दिखाएंगे, देखो बी वहां पर, तो ये ब्लू कलर का लाइन वही दिखा रहे हैं। बी कहाँ है, ए के रेस्पेक्ट में बी कहाँ है, वो लाइन ब्लू वाला लाइन दिखा रहा है। तो इस लाइन को हम कहना चाहते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब इतनी बड़ी बात मुझे बार बार बोलना है तो ये तो थोड़ा आलस का काम है, तो इनके लिए एक नोटेशन हम यूज करते हैं, बी ए, आर बी ए, इसको कह देते हैं आर बी ए। अब गौर करिए, इनका एक नोटेशन और आता है, एक नोटेशन और आता है आर बी बाई ए। ये दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन बी और ए के पोजीशन नहीं बदलेंगे। बी पहले लिखा है तो बी ऑब्जर्व करने वाला है। अब ये जो है, ये है जो अभी बात किया हमने, ये कहते हैं डिफिनीशन, क्योंकि ये ऐसे ही डिफाइंड है। ये तो डिफिनीशन हो गया। अब जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से देखिए तो, क्या आर ए वेक्टर और आर बी ए वेक्टर जुड़ जाएं, पहले आर ए से चल के गए फिर आर बी ए से चल के गए, तो कहां होगा रिजल्ट, आर बी के बराबर। तो ट्रायंगल लॉ से ये आया, तो इससे हमें एक लाइन और पता चल गया, आर बी ए इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए। ये ध्यान दीजिए। तो ये फाइनली जो हमें लिखने का एक और ये फॉर्मूला मिल गया, ये हो गया पोजीशन का रिलेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी आर बी ए बाई डी टी, डी आर ए बाई डी टी माइनस डी आर बी बाई डी टी के बराबर आ गया। ये डी आर बी बाई डी टी माइनस डी आर ए बाई डी टी के बराबर आ गया। वहां थोड़ा सा
फिर से एक बार मैं लिख दूं, बी और ए में कंफ्यूजन ना हो, बी पहले था और ए बाद में। अब यहां से मैं यहां चला आया, तो लेफ्ट साइड वाले को अब हम क्या सिंबल दे देते हैं, वी, वी बी ए। ये हो गया वी बी माइनस वी ए। सिमिलरली एक्सलेशन बी ए क्या हो जाएगा, एक्सलेशन ऑफ बी माइनस एक्सलेशन ऑफ ए। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास पोजीशन का जैसा रिलेशन है वैसा ही दो रिलेशन और आ गए, वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के भी, वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के भी, जो पोजीशन के थे वैसा ही। अब इससे हम कहने वाले हैं कि ये तो मैथमेटिकल आइडिया। होता क्या है, दो तरह के हमें रिलेटिव घर पे मिलते हैं, एक जो चॉकलेट लाते हैं और कभी पूछते नहीं ये पढ़ाई कैसी चल रही है, और दूसरे वो जो चॉकलेट कभी नहीं लाते और हमेशा यही पूछते हैं आज पढ़ नहीं रहे हो, रिजल्ट कैसा हुआ, इतना बेकार क्यों हुआ, और अच्छा होना था। अब समझ लो, तो रिलेटिव, ये जो कंसेप्ट है रिलेटिव, दुखी भी कर सकता है और खुश भी कर सकता है। तो जिनके समझ में आ जाते हैं रिलेटिव उनको खुश करते हैं। तो ये रिलेटिव मोशन एक ऐसा ही कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट को यदि हम समझ जाएं तो कई ऐसे क्वेश्चन जो आप घंटों लगाकर सही करते वो चुटकियों में सही हो जाएगा इस कंसेप्ट के हेल्प से। लेकिन ये समझ में आपके आ जाए तब, और यदि आपने इसका प्रॉपर यूज करना नहीं सीखा, केवल मैथमेटिकल आइडिया याद करके बैठ गए, तो फिर वो किसी काम का नहीं। फिर तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हमारे लिए बेकार। जैसे आपके पास कुछ टूल्स है इंजीनियरिंग, और उस टूल्स का यूज करना आप जानते नहीं है तो आपके लिए वो बेकार टूल्स है, और यदि उसको यूज करना जानते हैं तो वो हेल्पफुल होगा, कई जगह आपके काम में वो हेल्प करने वाला है। तो उसी तरह ये रिलेटिव मोशन एक टूल्स है, इसका यूज हम करना सीखेंगे। तो एक बार आप फिर से देखें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे दिखाते हैं, आर ए किसका पोजीशन दिखा रहा है, ए का, और इसी तरह आर बी किसका पोजीशन दिखा रहा है, बी का। और यदि ए में बैठा इंसान बी को दिखाएगा तो ये ऐसे दिखाएगा। ये जो लाइन है, ये लाइन हम क्या कहते हैं, इसे पोजीशन ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, या पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब इतनी बात मैं बार बार लिखने वाला हूं, बी ए लिख दो। और ये चूंकि वेक्टर है, डायरेक्शन का भी सेंस है, ऊपर एरो दिया मैंने, इसी के लिखने का ये एक तरीका और होता है, बी बाई ए। दोनों में जो सिंबल अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, मीनिंग एक ही है दोनों का। और ट्रायंगल के लॉ से, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से देखिए, आप ऐसे चले और फिर ऐसे चले, मतलब आर ए प्लस आर बी ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर बी के। तो आपको आर बी ए पता चल गया, आर बी माइनस आर ए, जो पहले है वो पहले लिखेंगे, आर बी, बी पहले था अक्षर, और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगा ए बी माइनस ए।
वेक्टर्स के साथ काम करना आप थोड़ा बहुत जानते हैं। यदि कंफ्यूजन हो तो आई कैप जे कैप में काम करो, तो कंफ्यूजन आपके नहीं होने वाले हैं कि आई कैप जे कैप है तो सीधे रखते चलो डाटा, ए का चाहिए वेलोसिटी, बी का चाहिए, जो भी चाहिए। अब घर तक जाते जाते यही भूल जाओगे आप कि ये बी और ए में ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, तो फिर परेशानी तो यूं ही रहेगी बरकरार। तो ध्यान से देखिए, जब आप कहते हैं बी बाई ए, तो अच्छा पिछले वाले पेज का नोट कर रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए, कोई भी एक पेज नोट करिए, चाहे ये पेज या उसके बाद वाले पेज। चेंज करूं पेज? नो सर, एक मिनट। हाँ एकदम एकदम आराम से नोट करो। वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए और velocity of B with respect to A, तो इसको लिख कैसे रहे हैं? V B A या V B by A, और इसको V B माइनस V A लिखा जाएगा। तो इस V B A या V B by A को क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A या वेलोसिटी ऑफ B ऑब्जर्व्ड बाय। ये सब जो हम देख रहे हैं, इसी तरह जो दूसरा नाम हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। इन दोनों ही के लिए सिंबल छोटा होगा ए, ये कैपिटल बी कैपिटल, और इनका वैल्यू कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब ये जब सिंबल लिखना आप सीख गए, नाम देखना सीख गए, तो अब केवल ये कोशिश करना है कि कौन पहले लिखते हैं कौन बाद में लिखते हैं वो ना भूलें। तो डिक्शनरी आप सब लोग यूज करते हैं, डिक्शनरी यूज करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वहां वर्ड ढूंढा जाता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, इनमें पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कौन पहले आएगा? सर ऑब्जेक्ट। तो आप इस आइडिया को फॉलो कर लीजिए, जब कभी भी वी बी ए लिखा गया तो इसमें ये जो होगा पहला वो कौन होगा? ओ बी जे, और दूसरा कौन होगा? ओ बी एस। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर में ओ बी एस के कारण ऑब्जर्वर बाद में आता है। आप इसे ऐसे भी लिखते हैं वी बी बाई ए, ध्यान रखिएगा ये हमेशा पहले जो आया है ओ बी जे है और दूसरा वाला ओ बी एस है, और इनको लिखते किसके बराबर हैं? वी बी माइनस वी ए। तो जब आप बात कर रहे हैं बी वी बी, जब आप कहते हैं कि एक कार जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्ट की तरफ, तो किसके रेस्पेक्ट में?
ग्राउंड के रेस्पेक्ट। तो जब हम रिलेटिव वर्ड यूज नहीं कर रहे थे तब जो भी स्पीड देख रहे थे वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ऐसा थोड़े ना बोलते हो कि सन के रेस्पेक्ट में मैं 22 लाख किलोमीटर पर आवर से अभी चल रहा हूं क्योंकि मैं अर्थ पे बैठा हूं। सन के रेस्पेक्ट में तो मैं मोशन में हूं। तो मोशन के एनालिसिस आज से पहले तक जो भी किया आपने वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि मोशन को कभी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रेस्पेक्ट में भी एनालिसिस हमें करना पड़ेगा ही। जैसे सन के रेस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ पे बैठे बैठे पूरा मतलब ये बिल्डिंग भी मूव कर रही है सन के रेस्पेक्ट, क्योंकि पूरा अर्थ ही मूव कर रहा है। तो आज से पहले तक जैसे हमने वेलोसिटी चर्चा किया वो वेलोसिटी है वीबी। वीबी क्या है? वीबी को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, और कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब जब कुछ नहीं कह रहे तो आज से पहले वाला जो वेलोसिटी का सेंस था वो ये है। जब वेलोसिटी ए कहते हैं तो वेलोसिटी ए क्या कहते हैं? वी ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए, और इसी का क्या मीनिंग होता है? ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये अब आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब आप लिख रहे हैं वी बी ए या लिख रहे हैं वी बी बाई ए, उस समय हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू ए। मतलब इसका मीनिंग है डे टू डे लाइफ में ए में बैठ के हम बी को देख रहे हैं, ए में बैठ के हम बी को देख रहे हैं। उसी को मैं बार बार ये लिख करके आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इसका एक्चुअल डे टू डे में मीनिंग क्या है। ए में खुद को प्रेजेंट मान लो और तब देखो बी को। तो जो दिख रहा है वो जो फील कर रहे हो गया वेलोसिटी, वही ये देने वाला है, वी बी ए वेक्टर। सर आप कहना क्या चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। देखो न्यूमेरिकली तो आप ऐसे काम कर सकते हैं कि यदि कोई कहता है, सिंपल एग्जांपल है ये, इफ वेलोसिटी ऑफ ए 60 किलोमीटर पर आवर I cap and velocity of B 80 kilometer per hour J cap, then find velocity of B with respect to A। तो इसके मैथमेटिकल आइडिया तो सिंपली ये कहता है कि वी बी ए क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। पुटअप कर देता हूं, 80 किलोमीटर पर आवर जे कैप माइनस 60 किलोमीटर पर आवर के कैप, या इसे हाँ सॉरी आई कैप, थैंक यू। और ये लिख सकते हैं माइनस 60 किलोमीटर पर आवर आई कैप, और जे लिखने की आदत बाद में है तो चलो किलोमीटर आवर जे कैप। तो आपको वी बी ए चाहिए, लो आ गया। मीनिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, डिफिनीशन है, अप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ गया। यहां पर अकल ही नहीं लगाया, केवल मैंने फॉर्मूले लिख दिए, क्योंकि मैंने डिराइव किया हुआ है। आरबीए का मतलब आरबी माइनस आर ए, वीबीए का मतलब जो अक्षर पहले रहेगा वो पहले लिखेंगे।
यदि VPQ है तो VP माइनस VQ, VCD है तो VC माइनस VD। ये तो हो गया मतलब मैथमेटिकल, जिसमें कि कोई हम अकल नहीं लगा, वो एक बार डिराइव कर चुके, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, उसमें अपनी अकल नहीं लगाने की कोई आवश्यकता। तो आप इस फॉर्मूले के साथ अपना एक कंफर्ट बना लें। पहला काम तो ये कर, फॉर्मूले के साथ कंफर्ट बनाने का मीनिंग बताता हूं। यदि कहीं लिखा हुआ है VAB तो तुरंत समझिए VA माइनस VB, और यदि लिखा हुआ है VBA तो तुरंत समझिए VB माइनस VA। ये तो डिफिनीशन आपने यूज किया, और इन दोनों को देख के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये लिख सकते हैं माइनस VA माइनस VB? चेक करिए, क्या VB माइनस VA को क्या ऐसे लिख सकते हैं? माइनस कॉमन ले लो। अरे यार नीचे वाला लाइन ध्यान से देखो, VB माइनस VA को माइनस कॉमन, लेफ्ट साइड वाला ये जो डाटा है इसे क्या लिख लेंगे? VBA, और राइट साइड वाला जो डाटा है उसे क्या लिख लेंगे? माइनस VAB। तो एक रिलेशन और आपके आ गया कि वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A एंड वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, दोनों के अमाउंट सेम होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होंगे। यहां से एक रिजल्ट दिख रहा है, ये एक रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ B ऑब्जर्व्ड बाय A and velocity of A observed by B are same in magnitude but opposite in डायरेक्शन। मतलब A से B यदि पूरब जाते दिखेगा तो B से A पश्चिम जाते दिखेगा। A से B यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते दिखेगा तो B से A निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते दिखेगा। इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ B ऑब्जर्व्ड बाय A एंड वेलोसिटी ऑफ A ऑब्जर्व्ड बाय B आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। Velocity of B with respect to A and velocity of A with respect to B are same in magnitude but opposite in direction. Velocity of B observed by A and velocity of A observed by B are same in magnitude but opposite in direction. यदि A से B देखने पर B को आप देख रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट जा रहा है, तो B से आपको जो देख रहा होगा उसको ऐसा लगेगा कि आप 60 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट वेस्ट जा रहे हैं। ये इस रिजल्ट का मीनिंग है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा आइडिया है। VAB और VBA ये सेम अमाउंट के होते हैं हमेशा, और डायरेक्शन इनकी क्या होती है? अपोजिट। यदि इस पॉइंट के साथ आप कंफर्टेबल हैं तो यहां एक और मैनिपुलेशन समझिए। यदि कहीं लिखा हुआ है VA by B प्लस VB by C प्लस VC by D, तो देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा? VA by D के बराबर आ जाएगा। अरे सर आपने क्या लिखा? एक दो VAB प्लस VBC प्लस VCD, क्या लिखते? VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। बचा कौन कौन? VA माइनस VD। ये कौन हो गया? VAD। इसका ये प्रूफ है और ये रिजल्ट है। ये A का B के रेस्पेक्ट में, B का C के रेस्पेक्ट में, C का D के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी दिया है। उन सारे वेक्टर को इकट्ठा कर लो,
उन तीनों वेक्टर का जो वेक्टर सम होगा वो क्या दे देगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी। इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल जो फॉर्मूला अपने पास था हमने उसे यूज कर लिया है और ये कोई बड़ा काम नहीं किया। ये सारे वेक्टर वाले हैं डाटा, तो एरो डाल दिया है मैंने सबके ऊपर में। सर आपने ऊपर वाला जो रिजल्ट लिखा वो a बाई बी लिखा, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। देखो उसके पीछे एक कारण था, यहां मैं क्या लिख देता, सबको इकट्ठा a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी। देखो टाटा बाय बाय कर दिया, बचा कौन, ए डी। बस तो इसलिए यहाँ फॉर्मेट मैंने थोड़े अलग लिखे। इसी को चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, VAB प्लस VBC प्लस VCD, अभी अभी आपने देखा ही है VAD। आप चाहें तो ऐसे लिख लें, वो A बाय बी या AB लिखना एक ही बात है। A बाय बी या AB लिखना एक ही बात है। वो बाई वाले फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो वहां प्रोडक्ट में जाके कैंसिल होता बड़ा आराम से दिखता है। B कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया, तो AD बचा रह गया, A बाई डी, मतलब विथ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ A ऑब्जर्व्ड बाय D। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो हम लोगों ने एक और मैनिपुलेशन देखा, इसी मैनिपुलेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल देते हैं, ध्यान से देखिए। VA बाई बी प्लस VB क्या हो जाएगा, VA बाई बी, ये VA हो जाएगा। तो सर ये कौन सा बड़ा काम किया? अरे बात काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, सामने आ जाता है तो लगता है ये कहां से आ गया। तो लिखने का तरीका देख लो, और इनको एक तरीका तो ऐसे देखो या दूसरा तरीका बाय डिफिनीशन VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB, ये तो हम जानते ही हैं। तो VAB प्लस VB ये खुद VA के तो बराबर होगा ही होगा, इसमें कोई खास बड़ी बात तो है नहीं। इस बात को ऐसे समझिए, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B और वेलोसिटी जो B का है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो वेलोसिटी A का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगा वैल्यू। फिर से मैं बोलता हूं, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B प्लस वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आ जाएगा, इनको ऐड करने पर, वेक्टर सम करने पर, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड। तो ये ऑब्जर्वेशन के एक तो हम बोल रहे हैं वो उनके साथ एक कंफर्ट बनाना है, और एक जो लिख रहे हैं वो लिखने फॉर्मूले में मैनिपुलेशन में अपना एक कंफर्ट देखना। एक काम और हमने किया, VAB को देखा, ये माइनस VBA के बराबर है, चेक करिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VA बाई B को माइनस VB बाई A लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। A बाई B कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ A ऑब्जर्व्ड बाई B, माइनस हो जाएगा B बाई A, मतलब वेलोसिटी ऑफ B ऑब्जर्व्ड बाई A, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अमाउंट सेम होगा। ये एक बार न्यूमेरिकल के या प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के इवेंट के फॉर्म में देखो। ये है A जो जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये कार, और दूसरी कार है B, ये जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये डायरेक्शन है +x। अब यदि कोई कहता है कि VBA, तो इसका मीनिंग पहले फील करो, वेलोसिटी ऑफ B
ऑब्जर्व बाय ए। ये फील करो का मीनिंग क्या आएगा कि आप ए पे खड़े हो जाओ। इमेजिन करो कि ए पे पहुंच गए, खड़े होने में डर लग रहा है तो बैठ जाओ। ए पे आप जब बैठे हुए हैं, अब बताइए बी क्या रुका दिख रहा है या बी आगे जाता दिख रहा है? पक्का? क्या वो 30 किलोमीटर पर आवर से आपको आगे जाता दिखेगा? इससे 10 आगे जाता kmph. दिखेगा। तो सर वो तो मुझे नहीं पता, तो एक काम करो ना, फॉर्मूला लगाते हैं, वी बी माइनस वी ए, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है। 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक काम और करके देखते हैं। यदि हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, तो ऑब्जर्व्ड बाय बी का क्या मतलब? इंसान को कहां रखने वाले हो? तो इस वाले केस में इंसान को रखने वाले हो बी पे। ये ऊपर वाला ब्लू कलर में लिख देता हूं जिससे वो थोड़ा सा कलर कोडिंग जैसा फील आए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय, तो ब्लू वाले को ए पे बैठाया और काले वाले को कहां बैठाया है? बी पे। अब बी पे बैठ के देखो, ए वाली कार क्या आपके नजदीक आते दिखेगी या आपसे पीछे छूटती दिखेगी? तो पीछे छूटती दिखेगी, मतलब हम मैथमेटिक्स अप्लाई कर देते हैं, डिफिनीशन अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं वी ए माइनस वी बी। वी ए हो गया 30, ये 20 माइनस 30, ये आ गया माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस 10 क्या बता रहा है? अपोज, माइनस एक्स, हाँ, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। यही तो ये मीनिंग है इसका। इसका एक्चुअल मीनिंग ये अब आंखों से दिख रहा है कि ए पे बैठ के जब देख रहे थे, ए से जब ऑब्जर्व कर रहे थे, तो बी आगे जाता दिख रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस 10 किलोमीटर पर आवर से। और यदि बी पर बैठ के देख रहे थे तो ए पीछे छूटता, मतलब दूर जाता, माइनस एक्स की तरफ जाता दिख रहा है। ध्यान से सुनो, पहले नोट कर लो एक बार। एक बार ऑब्जर्वर है ये ब्लू वाला, ब्लू वाला ऑब्जर्वर है कब? तो ये मैं देख रहा हूं पहले वाले केस में। और दूसरी बार जो ऑब्जर्वर है इस वाले केस में वो ये है, इन सेकेंड केस। केस 2 और केस 1 मैं कह देता हूं, जिससे आपने दो केस में वेलोसिटी के बारे में चर्चा की। एक बार ऑब्जर्वर इन केस 1, जब आप कहते हैं वी बी ए है ऑब्जर्वर, ए पे बैठा है ऑब्जर्वर, और जब आप कहते हैं वी ए बी, ऑब्जर्वर बी पे बैठा है। तो आपने ये शुरू किया देखना कि जो मैथमेटिक्स है और जो हम फील करते हैं मैच कर रहा है। फिर से देखिए, कार अभी भी है, ये सी, और यहाँ पे है एक आम का पेड़, रोड के किनारे है, घबराना मत, टकराओगे आप ऐसा।
अब ये कार जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। बताओ, यदि कोई कहता है वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना होगा? -30। तो इसके लिए सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो हम जो जानते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है और हम कर ही कह सकते हैं, उसे अप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्व करते वक्त मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। एक ही लाइन पे जब मोशन होता है तो एरो लिखना जरूरी नहीं रह जाता वेक्टर का। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at² जब 9th में पढ़ते थे तो एरो कभी थोड़े ना लगाते थे, वहां पे तो काम चला लेते थे। वैसे ही प्लस आया रिजल्ट तो एक डायरेक्शन और माइनस आया तो दूसरा डायरेक्शन। तो ट्री का कितना लिखूं वेलोसिटी? क्या ट्री भागते दिख रहा है? 0। वाह वाह। और कार के लिए बताओ तो 30। तो ये क्या आ गया वैल्यू? 30 किलोमीटर दी हुई है। हाँ, फिर से बोलो, -30 किलोमीटर पर आवर। अरे ये पेड़ कब से भागने लगी? लेकिन फील वैसे ही आएगा आपको कि सामने वाली पेड़ दौड़ के आपके कार की तरफ आ रही है और आप जब बगल से गुजरोगे तो पीछे भाग रही है। ऐसा ट्रेन में बैठे बैठे कई बार फील आता है कि बगल वाली ट्रेन चली और लगता है हमारी ट्रेन जा रही है, और कुछ देर बाद पता चला अरे हम तो यही हैं, दूसरी चली गई। अब ये जो रिलेटिव का फील है उसको थोड़ा और मैं डे टू डे लाइफ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सोचो, आप ट्रेन में जा रहे थे दिल्ली टू बॉम्बे और सो गए, बहुत देर की यात्रा है, बीच में आंखें खुली और आप बगल वाले से पूछते हो बॉम्बे आ गई क्या? तो आपकी ये बोलचाल में है रिलेटिव, और बगल वाला भी कहता है अरे सो जाओ, अभी बहुत दूर है, अभी नहीं आई है बॉम्बे। सोचो, तुमने पूछा क्या? बॉम्बे आ गई क्या? मतलब आप बोलते भी वैसे ही हैं जैसे आपको दिखता है, जैसा आप फील कर रहे हैं। बॉम्बे आ रही है, आप नहीं जा रहे। अरे बॉम्बे के पैर कब से लग गए? आप जा रहे हैं बॉम्बे, ये नहीं बोलोगे बॉम्बे आ रही है क्या, आ गई क्या। इसका मतलब कि आप रिलेटिव का ये मीनिंग पकड़ लो और क्वेश्चन बनाने में यही हेल्प करेगा कि जब आप ऑब्जर्वर होते हैं, चाहे जहां बैठ गए, आपको लगता है कि मैं तो ठीक ही हूं, पूरी दुनिया पागलों की तरह अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। तो जब आप ऑब्जर्वर हो, ये आप डिसाइड करो कहां बैठना है। 4 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट है या 2 ऑब्जेक्ट है, तो किसी 2 ऑब्जेक्ट में किसी एक पे यदि आप बैठ गए तो वो ऑब्जेक्ट तो अब चलने से रहा, और उस ऑब्जेक्ट के स्पीड, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में सारे पेड़ पौधे को दे दो, बाकी सारे ऑब्जेक्ट को दे दो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप तो बैठे हैं, पूरी दुनिया अपोजिट भाग रही है, आपके डायरेक्शन के अपोजिट और आप ही के स्पीड से, ऐसा आप फील करते हो। तो उस आइडिया को मैं फिर से इसी चित्र में दिखाता हूं कि जब आप यहां पर देखें, ये है ऑब्जेक्ट OBJ और ये है ऑब्जर्वर OBS। तो ऑब्जर्वर है कार, तो कार पे आप खड़े हो गए या बैठ गए, जो कंफर्टेबल। अब यदि ऑब्जर्वर यहां है तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? ये अपने को रेस्ट पे देखेगा, मतलब इसका वेलोसिटी खत्म कर दो, और ये पूरी दुनिया के सारी बाकी एलिमेंट को किधर जाते दिखेगा? अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अपोजिट। तो अब देखो ना, पेड़ उसको क्या दिख रहा है, उसकी तरफ आते। कितने से? 30 किलोमीटर। वही ये जो आपने अभी आंखों के सामने में आया है वेक्टर, यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
वेलोसिटी ऑफ ट्री ऑब्जर्व बाय कार। ये ऑब्जर्व भी कर रहे हो आप, ऑब्जर्व कार से ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व बाय कार। तो आप जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठ जाए ऑब्जर्वर, तो अपने को आप रुका मानोगे और आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा फील आएगा, ऐसा महसूस करते हो कि बाकी सारे एलिमेंट दुनिया के आपके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। ये आइडिया आप उस क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई करो एक बार, जो कुछ देर पहले छोड़ के आए थे, जिसमें +x था, कार ए दिख रही थी, स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, और कार बी दिख रही थी जिसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। और इस एग्जांपल में आपसे कहा गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा पता करो, या VBA पता करो। तो जब ये आपसे बताने को कहा गया, जब ये बताने को कहा गया, तो सोचो, आपने यहां ये डिसाइड करो कि ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जर्वर कौन, OBJ OBS। तो ऑब्जर्वर कौन, तो क्या करो आप कि A और B तो बनाओ, दोनों के वेलोसिटी दे दो, और आपने क्या करना है कि ऑब्जर्वर की तरह, जो उसको ऑब्जर्वर कहते हो उस पे बैठ जाओ, और अपने आप को क्या मानो, रेस्ट। पैर जो होगा बगल का किधर जाते दिखेगा, खिड़की के बाहर, ये पीछे। उसी तरह ये कार भी किधर जाते दिखेगा, पीछे, लेकिन ये पैर तो है नहीं 20 किलोमीटर आपकी तरफ, इसके पास खुद भी इंजन है, वो आगे भी जा रहा है 30 से, तो एक्चुअल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये 30 और 20 का वेक्टर सम किया, तो ये होगा, ये जो वेक्टर आया यही वेक्टर क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय। हाँ, ओ सॉरी किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपने वेक्टर सम किया है, इसमें वेक्टर हमने छोड़ दिया, आई कैप जे कैप के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, एक विजन, एक विजुअलाइज करने का तरीका हमने ढूंढ लिया। हमें वेक्टर दिखेगा ना यार, 30 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, या तो एक ही लाइन पे होंगे या किसी एंगल पे होंगे, और क्या। दो वेक्टर का रिजल्टेंट लिखना मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है, √a² + b² + 2b cos θ, या एक ही डायरेक्शन में है तो v1 + v2, अपोजिट है v1 - v2। अब आप बता दो, यहां पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। ये जो ऑब्जर्वेशन यहां लिया जा रहा है, ये तरीका हमें कुछ क्वेश्चंस के हेल्प करेगा बनाने में, जिसको यदि बाकी किसी मेथड से हम बनाते तो 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, और इस मेथड से बनाएंगे तो 1 मिनट लगेगा, और हमारे एग्जाम में 1 मिनट ही रहता है हमारे पास। तो पहले यहां मैंने आपको जो बताया उसे फील करो कि आपको जब कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग देखना है, तो इसका मतलब एक तो ऑब्जर्वर होगा ना, वहां अपना पोजीशन पक्का कर लो, ऑब्जर्वर की तरह अपने को इमेजिन कर लो, और तब दुनिया देखो। बगल वाला पैर पीछे जाते दिखा आपको, वही स्पीड आप हर एक जगह अपोजिट डायरेक्शन में दोगे जो आपका है, और अब जिसके वेलोसिटी की आप बात करना चाहते हो वो वहां दिखने लगेगा। फायदा क्या मिलेगा हमें, जब तक हम कोई एग्जाम्पल ऐसा ना दिखें जिसमें हमें फायदा हो, तब तक मन नहीं मानता कि ये हम सीख रहे हैं वो ठीक ठाक है। यहां ध्यान दीजिएगा, एक कार है ए, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये 300 मीटर की दूरी पे है। यहाँ ओ जो है ये क्रॉसिंग है, और ये 300 मीटर की दूरी, और दूसरी भी कार जा रही है परपेंडिकुलर रोड पे, इसकी भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये
400 मीटर की दूरी पे है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों कार में टक्कर होने वाली है? पहले कौन निकल जाएगा क्रॉसिंग से? ए, और बाद में निकलेगा बी। इन दोनों के बीच अभी कितना डिस्टेंस है? इन दोनों के बीच अभी कितना डिस्टेंस है, ये बताइए। 500 मीटर। अच्छा, तो ये डिस्टेंस क्या कम होगा टाइम के साथ? मान लो ये टाइम t0 पर ये सीन है आपके सामने, और आपसे कहा गया फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी during the subsequent motion. During their subsequent motion. आपको अभी तो 500 मीटर दिख रहा है, लेकिन ये कम होता भी दिख रहा है। तो पता ये करना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो आप में से कुछ इंटेलिजेंट बच्चे तुरंत सोच लेंगे कि सर 300 मीटर जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है 30 सेकंड, और 30 सेकंड में ये बीच भी चला जाएगा 300 मीटर, और तब 100 मीटर का उनके बीच का डिस्टेंस रह जाएगा। ये जिनके दिख रहा है ना, वो भी सही देख पा रहे हैं। यहाँ ए आ गया है और यहाँ बी आ गया है, और इनके बीच में 100 मीटर का डिफरेंस है। लेकिन क्या यही मिनिमम है? कह सकते हो। यदि वो थोड़ा सा आगे चला जाए, यदि वो थोड़ा सा आगे चला जाए और ये थोड़ा सा और इधर चला आए, तो इनके बीच का डिस्टेंस और कम हो सकता है। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मिनिमम कौन सा हो। सर आपने मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था, वो मैं लगा लूंगा। बड़े नेक विचार है, लेकिन मत लगाओ, वो टाइम किल करेगा। आज आप जानते हैं कि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट हेल्प करता है एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखकर इवेंट को एनालाइज करने में। एक ही ऑब्जेक्ट यदि चलता रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्लास 9th से बना रहे हैं। 2 ऑब्जेक्ट चलने वाला आपको डिस्टर्ब कर देता है। तो आप जब ऐसा कभी सर्कमस्टेंसेस हो जिनमें 2 ऑब्जेक्ट के चलने का एनालिसिस करना हो आपको, तो आप क्या करो, एक पे ऑब्जर्वर की तरफ बैठ जाओ, उसको रेस्ट पे कर दो। अब एक नया विजन आपके सामने आ जाएगा, नया विजन। उनके बेसिस पे 2 अब ऑब्जेक्ट चलने वाले नहीं रहेंगे। कितने चलने वाले रहेंगे? एक। और एक ऑब्जेक्ट के चलने को तो आपने 9th या उससे पहले से एनालिसिस करना शुरू कर दिया, तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों में बनने वाले में बदल जाएगा। तो फिलहाल हमारे सामने 2 ऑब्जेक्ट थे। आप किसको बनाना चाहेंगे? ऑब्जर्वर। किसको बनाना चाहेंगे? ऑब्जर्वर। बी। तो किसी एक को ऑब्जर्वर बनाने की मैं सोच रहा हूं। क्वेश्चन आप नोट कर लो, तो मैं अगले पेज पे आता हूं। टाइम निकाल के करेंगे तो क्या? वेट कर लो बालक, अभी देख लो, फिर अपना अक्ल लगाना। मैंने मना किया है तो तुम अपने दिमाग में स्विच ऑफ कर दो कि सर ने मना किया, नहीं करेंगे। ठीक है? और अब पहले क्वेश्चन नोट कर लो, और जो रास्ता आसान है वो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पे फोकस रखो अपना, इधर उधर मत जाओ। टाइम निकालेंगे तो टी टाइम पे सब पोजीशन, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, टी टाइम का पोजीशन निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, उस डिस्टेंस में dt बाई dt कर दो, मतलब डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, क्योंकि मिनिमम होना चाहिए। तो ये रास्ता होगा कैलकुलस का, लेकिन उसे नहीं फॉलो करने के लिए कह रहा हूं, और तुम उधर दिमाग ले जा रहे हो, मत ले जाओ। चेक करो यहां, ये आपने 2 ऑब्जेक्ट जब देखे, तो दोनों ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, ये 300 मीटर दिख रहा था, ये 400 मीटर दिख रहा था।
मैंने एक को ऑब्जर्वर बना दिया, मैं इस पे बैठ गया। ये जो था ना एक बी, इस पे मैं ऑब्जर्वर की तरह बैठ गया। ऑब्जर्वर, किसी एक को ऑब्जर्वर बना सकता हूं और ऑब्जर्वर क्या हो जाता है? रेस्ट। इसका वेलोसिटी छीनो, बगल का पैर किधर जाते दिखेगा? पीछे 10 मीटर पर सेकंड से। ए भी किधर जाते दिखेगा? 10 मीटर पर सेकंड से पीछे, मतलब इस तरफ। जो आपने बी का वेलोसिटी छीना है उसको अपोजिट करके ए को भी दे दो। अब ए के इंजन के कारण एक वेलोसिटी है और एक आपने दिया है, क्योंकि ऑब्जर्वर बनने के बाद वो वेलोसिटी दुनिया के हर एक एलिमेंट को आपने दे दिया। तो ए के पास जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट वाला स्पीड बताओ कितना, और कितने एंगल पे? 45। कैसे पता चला 45 पे? हाँ, इसका मतलब अब ये इधर आ रहा है 10√2 मीटर पर सेकेंड से। ये है वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी। लेकिन मैं लैंग्वेज में नहीं जाता, मैं लिखता ही नहीं, वो मुझे एक दिख रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट चल करके जा रहा है आपके नजरों, बी के नजरों के सामने से। तो बी के नजरों के सामने से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? जो परपेंडिकुलर है वो, या कोई और? सोच के देखो, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, ये पांचवा लाइन, कौन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? क्या ये यहां पर होगा ए तब, या ये यहां होगा ए तब, या यहां होगा ए तब? चेक करो कहां पर होगा ए, जिससे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फील आए। तो सोचो, हमेशा परपेंडिकुलर डायगोनल से तो छोटा ही होगा, तो बाकी सारे डायगोनल हैं, तो सबसे छोटा वो परपेंडिकुलर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने परपेंडिकुलर। अब आपको ये 3 नंबर वाला जो है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, उसके लेंथ को पता करना है। यदि वो परपेंडिकुलर लेंथ पता चल जाए तो वही हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप ये बताओ कि जब वहां 45 डिग्री दिख गया आपको, सॉरी, जब आपको 45 डिग्री यहां दिख चुका है, इस जगह 45 डिग्री, तो ये यहाँ 90 डिग्री है क्रॉसिंग पे, यहां भी कितना हो जाएगा? 45। तो यहां भी कितना? 45। तो ये कितना हो जाएंगे? 300। और इधर वाला कितना हो जाएगा? 100। ये 400 थे ना, तो 300 और 100। अब यहां पर ये लेंथ निकालना है तुम्हें, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस दी है, रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस, रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये कैसे निकलेगा? तो देखो, साइन 45 डिग्री डी बाई 100, तो डी इक्वल्स टू 100 साइन 45, या तो 100 का कंपोनेंट बना दो, 100 साइन 45, और ये कितना हो गया? 50√2 मीटर। ये है वो मिनिमम डिस्टेंस जो बिना कैलकुलस के आपके नजरों के सामने आ गया, बिना कैलकुलस के आपके नजरों के सामने आ गया है। और ना ही मैंने वेक्टर्स में कुछ लिखा, मैंने वेक्टर्स में कुछ लिखा नहीं, वेक्टर्स का आइडिया यूज कर लिया जो डे टू डे लाइफ ने हमें दिया है। डे टू डे लाइफ, कि मैं यदि ट्रेन से बॉम्बे जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं मैं तो रुका हुआ हूं, बॉम्बे चल के आ रही, खिड़की के बाहर के पेड़ पीछे भाग रहे, तो उसी को फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर बता दूंगा। यदि कॉपी पे क्वेश्चन है तो आंसर आपको मिल जाएगा। देख लो 2 मिनट, घबराओ नहीं, मुझे याद है, मैं वही लिख दूंगा जो पहले लिखा गया, घबराना नहीं है। केवल यहाँ चेक करो, जिसके एकदम समझ में नहीं आया, यहाँ कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, गिनती बताओ। 2। तो 2 ऑब्जेक्ट चलने वाला कहां से सॉल्व होगा? एक वाला तो सॉल्व होता नहीं है, तो 2 वाला तो कतई सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करें? ऑब्जर्वर बन करके एक पे बैठ जाएं मजे से, और बस दुनिया अब नए सिरे से देखना शुरू करिए। आप ऑब्जर्वर बन के बैठ गए, किस पे? बी पे। तो बी किस पे दिखेगा? आप क्या मानते हो खुद को जब ऑब्जर्वर बन जाते हो? रेस्ट पे।
और बगल वाला पेड़ किधर जाते दिखता है, उल्टा, अपोजिट। और यहाँ पर एक डी कार है, ये किधर जाते दिखेगा, ये इधर रुका हुआ कार था। यहाँ पर भी एक पेड़ है, वो किधर जाते दिखेगा, इधर 10 मीटर पर सेकंड से। क्यों? क्योंकि आप जो थे वो जा रहे थे किस तरफ, उसके अपोजिट जाएगा पूरी दुनिया। अब यहाँ पर चेक करो तो ये ए को भी आपने वो वेलोसिटी किधर दे दिया, पीछे, आपके डायरेक्शन के अपोजिट। तो आपको ऐसा लगेगा कि ए ऐसे आ रहा है, आप बी को ऐसा लगेगा कि ए ऐसे जा रहा है। अब कितने ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, अब कितने One. ऑब्जेक्ट चलते दिख रहे हैं आपको, 1. हो गया एक। तो एक ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तो अब बताओ बी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, बी से ए का रास्ता दिख गया या अभी भी नहीं दिखा है, ए दिख के गया। जाने का रास्ता बी से ऑब्जर्व करने पर जो दिखेगा, Yes, sir. तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यही होगा रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इससे आगे आप ढूंढोगे ए को जाके तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। सर वो नॉर्मली इससे सही क्यों नहीं आएगा, मतलब अगर हम फिर- वो सेंटर पॉइंट पे चले जाए तो। यदि सेंटर पॉइंट पे, कौन सा वाला सेंटर पॉइंट, सर जो ओ है अगर उस पे ए चला जाए सर तो बी से हाँ एक distance- मिनट देखते हैं, एक मिनट आप रुक जाइए। पहले तो आप इस बात पे कंफर्टेबल होइए कि अभी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपके समझ में आया या नहीं। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ किस स्पीड से आ रही थी ये ए वाली का, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है 50√2, ये है 50√2, ये है 300√2। और ये जो है ना, जब बी को ऑब्जर्वर आप बना देते हो तो ए की स्पीड कितनी कहला रही है, 10 या 10√2, चेक करो कितना हो गया अब ए की स्पीड। ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, यदि इसका नाम ए रख रहे हैं और इसका बी रखा हुआ है। अब मुझे बताइए कि कितने देर बाद ये घटना होने वाली है जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपको पता चल ही गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कितना, तो ये 100 का इधर वाला कंपोनेंट, 100 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यदि इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप डी कहते हैं, इसे डी कहते हैं, ये 100 है, तो sin 45 किसके बराबर लिख दोगे आप, d/100। तो d कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1/√2, ये कितना हो गया 50√2। उसी तरह ये लेंथ कितना होगा, 100 cos 45, ये कितना हो जाएगा, ये भी 50/50√2। तो अभी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका मिला जब आप रिलेटिव यूज कर रहे हैं तो। और देखो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, टाइम कितना लगा इस दुर्घटना होने में, सर 35 सेकंड्स। 300√2 प्लस ध्यान से देखिएगा 50√2 अपॉन स्पीड है 10√2, ये √2 गया, ये 0 गया, ये आ गया है 35 सेकेंड। अब मुझे ये बताओ, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से एक बार चित्र देखो, यहाँ कितने ऑब्जेक्ट चलते दिख रहे थे। अब आपने जब ऑब्जर्वर बना दिया तो उसका क्या हुआ, एक ही चल रहा है, एक ही किस तरफ चल रहा है, डायगोनली बीच में ऐसे जा रहा है। ये एंगल कितना 45, ये कितना 45, ये कितना 300, ये कितना 300√2। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डी, यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करो, ये 100, ये 45, ये कितना हो जाएगा 100 cos 45, ये हो गया 50√2, और ये भी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100 sin 45, ये भी हो गया 50√2। अब मुझे बताओ क्या ये ए का बी के रेस्पेक्ट में चलना दिख रहा है आपको,
ए का बी के रेस्पेक्ट में चलना दिख रहा है। कितना डिस्टेंस आया है ये और किस स्पीड से आया है ये, कितना डिस्टेंस आया है ये और किस स्पीड से आया है ये 300√2 प्लस 50√2 है या नहीं, ये कितना हो गया है 350√2 और किस स्पीड से जा रहा है 10√2। तो यहां से यहां तक का टाइम कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 300√2 प्लस 50√2 अपॉन स्पीड 10√2, ये आ गया 35 सेकेंड। आपके सामने जब दो ऑब्जेक्ट अब चल ही नहीं रहा तो दो मत देखो ना, एक को चलने दो और एक का स्पीड भी पता है किससे चल रहा है, कहां जाएगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस पे होगा वो भी डायग्रामेटिक दिख रहा है, तो टाइम भी पता चल गया आपको। ज्योमेट्री थोड़ा अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा आपने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया है। लिख रहे हैं पहले इसे नोट कर लीजिए। क्या ये डायग्राम मैं फ्रेश एक और बार बना दूं? यहीं पे बगल में बना रहा हूं। ये है ए और यहां था बी। आपने ए को जाते देखा है 45 डिग्री पे, जब बी को ऑब्जर्वर बना दिया, और ये किस स्पीड से जा रहा था 10√2 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर था ये 300 मीटर, ये भी था 300 मीटर, ये था इधर 100 मीटर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस ए बी के मोशन के दौरान। और टाइम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, टाइम निकालने के लिए यहां से यहां का डिस्टेंस देख रहे हैं, यहां से यहां तक, केवल यहां से यहां तक, यहां से यहां का डिस्टेंस देख रहे हैं और उसको स्पीड से डिवाइड कर दे रहे हैं। ग्रीन कलर वाला डिस्टेंस और ये 10√2 मीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, टाइम आ जाता है। टाइम के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यदि ये पॉइंट आपको लग रहा हो कि ठीक है थोड़ा सा समझ में आया, तो आपने टाइम पता कर लिया है। अब टाइम पता कर लिया है, अब कितना ये टाइम आ गया है जब ये शॉर्टेज डिस्टेंस आ रहा है, तो 350√2 बाई 10√2, थोड़ा सा मेहनत करके, और आपके पास आ गया है 35 सेकेंड। आपका जैसे मन नहीं मान रहा कि यही होगा शॉर्टेज डिस्टेंस, कई बच्चों के नहीं मानते मन कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस मैं क्यों मान लूं सर, आप कह रहे हो इससे मानूंगा थोड़े ना, आपने तो दो चलने ही नहीं दिया, आपने तो एक को चलने के लिए दे दिया। तो इसके लिए क्या करो, मन मनाने के लिए कि आप चेक करो दोनों आइडिया को। पहले देखो, जब ये 30 सेकेंड में ए यहां आ गया और ये यहां आ गया, कितना मीटर चल करके 300 मीटर ये चल के चला गया, 300 मीटर ये चल के चला गया। अब ये बी है और ये ए है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है 100 मीटर। अब एक काम करो, 30 सेकेंड है ये, कितना सेकेंड 30 सेकेंड, 5 सेकेंड और चलने दो, तो 5 सेकेंड और चलने दो, तो ये 50 मीटर आगे आ गया। अरे 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरा वाला भी देखो, 5 सेकेंड और चलने दो, तो ये भी 50 मीटर आगे चला आया। तो इसका डिस्टेंस अब कितना हो गया 50 मीटर, इसका कितना हो गया 50 मीटर, तो इनके बीच का कितना हो गया 50√2, 50 इंटू 1.4, चेक करो तो कितना हो गया 70 मीटर। अब बताओ 100 मीटर मिनिमम है या 70 मीटर उससे कम आ गया 70। तो इसका मतलब है आप यदि 100 पे रुकते तो वो तो शर्तियां गलत था। अब मन को मना लो, यदि एक ही पार्टिकल चलता देखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एक ही पार्टिकल चलता देखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और यही मैं मैक्सिमम मिनिमा से भी प्रूफ कर सकता हूं आधे घंटे लगा के, जिसकी नीड नहीं है। सर हाँ बोलो। सर तो बी, जो बी का ऑब्जर्वर है उसे लगेगा कि जो कार है ए वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी। भी तो रुका हुआ है भाई, तो उसके अपोजिट का क्या मतलब है,
पेड़ किधर जाता, पेड़ जाता अपोजिट में। ध्यान से देखो, इस चित्र को देखो, बी के बगल वाला पेड़ जाता अपोजिट, ए भी जाता अपोजिट यदि ए खुद की इंजन ऑफ करके बैठा रहता। लेकिन ए के पास उसका खुद का इंजन भी है, जिसके कारण ए पहले से किधर जा रही थी, ए पहले से जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से ओ की तरफ। तो ए के पास बी के देखने पर 2 वेलोसिटी आ गए और उनका रिजल्टेंट आया है ये 10√2। तो ए को किधर जाते देख रहा है बी, ये काले वाले लाइन पे मोटा वाला काला लाइन बनाया है उस पर। यदि वो ए अपना इंजन ऑफ कर दे तब बी को वो बी के अपोजिट जाते दिखेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल जाते दिखेगा। लेकिन ए में खुद का इंजन है तो 10 मीटर पर सेकंड से खुद की भी कोशिश कर रहा है और बी वाले वेलोसिटी भी उसको मिला है अपोजिट करके। उनका रिजल्टेंट जिधर है ए को उधर जाते देखेगा भी। ये जो 10√2 मीटर पर सेकंड है दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और उसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि बी रुका रहेगा तो ए ऐसे जाता दिखेगा स्ट्रेट लाइन पे। घबराओ मत, एक ही दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ये मैं थोड़े ना कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि एक विजन हम डेवलप कर रहे हैं कि 2 पार्टिकल जब चल रहा होगा, ध्यान से इस पॉइंट को लिख लो। कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ relative motion to convert two moving object problem into one moving object problem. आप क्या करते हैं तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट का यूज करते हैं 2 मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को बदल देने में। किस तरह के फॉर्मेट में देने में, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस तरह के फॉर्मेट में ले जाना। यही की कंसेप्ट है कि रिलेटिव मोशन में 2 मूविंग ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम के क्वेश्चन जब होंगे तो किसी एक पे आप बैठ गए ऑब्जर्वर बन के, उसको रेस्ट पे कर दिया, उसका वेलोसिटी छीन कर अपोजिट वेक्टर दे दो। इसको इस नजरिए से भी देख सकते हो आप कि ये जो 2 कार था, हाँ 1 सेकेंड फिर पीछे आ जाता हूं, कोई नहीं। We can use the concept of relative motion to convert 2 moving object problem into one moving object problem. चेंज करूं? जी सर। यहां मुझे बताओ, ए को जब चलते देख रहे थे तो ये वेक्टर भी ए दिखा तुम्हें, वेक्टर वेलोसिटी वाला, और ये वेक्टर वी भी दिख रहा है तुम्हें। यहां इधर जब करते हो तो ये माइनस वी भी दिख रहा तुम्हें, और जब तुम इस लाइन पे जा रहे हो तो ये वाला रिजल्टेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी ए, और किसका, माइनस वी बी का सम, जिससे क्या कहते हो तुम, वी ए माइनस वी बी, जिसका तीसरा नाम क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो या तो तुम इस वेक्टर नोटेशन में काम करो, गलत होने की गारंटी मैं दे देता हूं, क्योंकि इतना एरो का तुम ध्यान रख ही नहीं सकते, इस प्लस और माइनस में ही उलझ जाओगे। तो इसीलिए मैंने इस नोटेशन को ही नहीं छुआ, छोड़ दिया क्वेश्चन बनाते वक्त। मैंने एक डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया जाने वाला आइडिया दिया। अब आप माइनस लेके रो रहे होगे कि यार इस माइनस का क्या करना है, फिर इस प्लस का क्या करना है, वेक्टर एरो देख के ही दुखी हो जाओगे। और इसीलिए 99.9% बच्चे यूज ही नहीं कर पाते वेक्टर नोटेशन में, ये रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन बनाते वक्त वो फंस जाते हैं।
वो पता है वो खेलने लगेंगे, वो एरो में ही दुखी होके फंस के रह जाएंगे। तो आपको मैंने ये कहा है कि एक को ऑब्जेक्ट बनाते हो और एक को ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे आता है, उसका वेलोसिटी छीनते हो अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे ऑब्जेक्ट को देते हो। अच्छा सोचो, यदि बारिश की बूंदें आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे, वर्टिकल डाउन, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, और यहां पर तुम एक इंसान को दौड़ते देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ मैन 10√3 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या आदमी को बारिश की बूंद ऐसे उसके सर पे गिरती दिखेगी या चेहरे पे आके लगती दिखेगी दौड़ते समय? तो अब आपसे पूछा गया कि ये जो इंसान है, यदि इसके पास छाता है तो छाता को क्या ये सीधा रखेगा तो बारिश से भीगने से बचेगा, या किसी एंगल पे टिल्टेड करेगा? तो यदि किसी एंगल पे टिल्टेड करेगा बारिश से बचने के लिए, तो वो एंगल कितना होना चाहिए? तो बारिश की बूंद जिधर से आती इस आदमी को महसूस हो, उधर वो छाता लगाएगा। अरे तो इस कहानी में ऑब्जर्वर कौन है? क्या लग रहा है? बारिश की बूंद देख रही है। कौन है ऑब्जर्वर? तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या था? 10√3। अब भगा दो, ऑब्जर्वर को किस पे कर दो? रेस्ट पे। बारिश की बूंद कितने से आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसको किधर दे दो? लेफ्ट हैंड साइड, 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये किस लाइन पे आएगा रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट आता होगा ऐसे किसी एंगल पे, ऐसे, और इधर से यदि आ रहा होगा तो बारिश से बचने के लिए ये छाता भी किधर लगाएगा? तो इसी तरफ लगा देगा। तो इसके वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा छाते का? जो यहाँ है वही एंगल यहाँ दिखेगा। 10 थीटा आप क्या लिखोगे? 10 थीटा लिखोगे परपेंडिकुलर 10√3 बाई बेस 10, ये √3, थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। अरे दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट यहाँ है ना, तो रिजल्टेंट यदि यहाँ पर है, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, बारिश हो रही थी और एक आदमी छाता लेके दौड़ रहा है, तो छाते को किधर रखना ठीक रहेगा कि भीगने से बचे? आसमान की तरफ या जिधर दौड़ रहा है उस तरफ? पहले ये बताओ। सर मैं फील करने की कोशिश कर रहा हूं, ये बारिश की मोटी मोटी बूंदें कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इंसान है, इंसान जा रहा है 10√3 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल रोड पे, इसके हाथ में छाता है। तो छाता को ये वर्टिकल रखे वो ठीक रहेगा या किसी एंगल पे रखे वो ठीक रहेगा? ये आप सजेशन दो। वर्टिकल रखेगा तो वो चलता नहीं रहेगा ना महाराज, हैं? वो एंगल ढूंढो कितना, यही ढूंढना है मुझे। तो इसके लिए हम क्या करें कि ठीक रहेगा? कितने लोग चल रहे हैं? एक आदमी और एक बारिश की बूंद। तो क्या करना ठीक रहेगा? दो चलते दिखे तो? अरे बोलो, दो चल रहे हैं तो क्या करोगे? अभी अभी क्या सीखा है सर? ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले आओ। एक को ऑब्जर्वर बना दे। किसको ऑब्जर्वर बना दे? अरे यहाँ तो आंख वाला यही आदमी है। ऑब्जर्वर बना के इसका वेलोसिटी क्या करोगे तुम? छीन लोगे। बारिश की वेलोसिटी अपना तो खुद उसका है ही 10 मीटर पर सेकेंड, उसको और कौन सा वेलोसिटी तुम देने की सोच रहे हो? 10√3 मीटर पर सेकेंड किधर दोगे ये वेलोसिटी? ये तो बताओ कि बारिश की बूंद को उस वेलोसिटी दोगे किधर? बारिश का ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और तुमने अभी अभी जो छीना है वेलोसिटी, वो पेड़ होता तो पेड़ किधर जाते दिखता इस आदमी को? अपोजिट 10√3 से बारिश की बूंद उस आदमी के लिए ये 10√3 मीटर पर सेकेंड उसके पास आ गया, एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा बताना? यदि इस बीच में कहीं रिजल्टेंट होगा तो अब ये थीटा कैसे निकलेगा ये बताओ? रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है एक्स के साथ, वो 10 थीटा कैसे निकालते हैं? ये वाई के साथ बना रहा है, वी एक्स बाई वी वाई, 10√3 बाई 10। कुछ को तो अभी तक ये थीटा ही नहीं पता चलता हो, घबराओ मत, वो सुबह आएगी।
tan थीटा √3, थीटा हो गया 60 डिग्री। अब यदि बारिश की बूंद 60 डिग्री पे आ रही है तो अब ऐसा ये छाता भी किधर लगाएगा? 60 डिग्री पे छाता लगाना सेफ रहेगा। वर्टिकल से कितना डिग्री? वही थीटा 60 डिग्री। जिन बच्चों के गलती से समझ में आ गया या सही में समझ में आ गया, हैंड राइज करो जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुणाल, अपराजित, आदित्य राय, सान्या, आदित्य जैन, तुषार, अभिनव, सारांश, यश, ध्रुव, शुभ्रांशु, ऋषिकेश, कुणाल, अरे वाह, पार्थ, अरे ऋषिकेश, कुणाल, पार्थ, सोहम। तो वर्टिकल क्यों नहीं रख सकता? बालक, जब बारिश की बूंदें गिर रही होती है वर्टिकल, तुम लगता है बड़ा अच्छा बच्चा हो, घर से बाहर कभी बारिश में निकले नहीं, बाइक पे बैठ के और बारिश में दौड़ाओ बाइक को। अब देखो बारिश की बूंदें कहां से आके टकराएंगी? तुम्हारे पीछे सर से पे या सामने से मुंह पे आके टकराएंगी? सामने से। बस बस। तो बाइक पे जब फील कर लिया तो थोड़ा तेजी में दौड़ो ना यार। दौड़ोगे तो क्या होता है, चेहरे पे क्यों आती है बारिश की बूंदें? क्या तुम्हारा बाइक वाला पेट्रोल बारिश की बूंद को मिल जाता है? वहां भी वही कंसेप्ट लग रहा है कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में बारिश की बूंद आ रही है एक एंगल पे। ओके सर। जिनको फिर से समझना है या तो बोले या हैंड राइज करें। हाँ कुणाल, बताना बालक, यदि हमने एक बारिश की बूंद को ऐसे आते देखा 10 मीटर पर सेकंड से, बाकी सब लोग भी सोचो, और ये इंसान रेस्ट पे है, तो ये छाता कैसे रखेगा? तो छाता ये वर्टिकल होल्ड करेगा। ऐसे ही बारिश की बूंदें आ रही होगी और ये बच जाएगा। लेकिन यदि दूसरा इंसान दौड़ने लगा तो क्या करोगे? यदि ये दूसरा इंसान दौड़ने लगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसके चेहरे पे आएगी बारिश की बूंद। वो कैसे देखोगे तुम? इंसान को ऑब्जर्वर बना दो, उसका छीन लो वेलोसिटी, रेन को उसके अपोजिट दे दो और उनका रिजल्टेंट देखो। अब ये रेन किस एंगल पे आएगी? यदि दोनों 10 है तो 45 पे। तो बारिश की बूंदें सामने किसी एंगल पे आ रही हैं, तो उसी एंगल पे आप छाता ले जाके रखोगे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कुणाल? बालक चलो कहानी कंटिन्यू रहेगा, घबराओ मत। कुछ इलस्ट्रेशन कुछ मैं भेज दूंगा और उन्हें भी देख लेना, और अगले टर्न पे फिर कंटिन्यू करता हूँ इसे। और आप सान्या डाउट मुझे व्हाट्सएप कर देना यार, होगा तो मैं वैसे ही समझा दूंगा। नंबर ही बोल देना तब भी समझा दूंगा, ठीक है? ओके सर। अगले टर्न पे डिस्कशन भी रहेगा। वो काइनेमैटिक्स के सीट का जो होमवर्क था वो भी, प्रोजेक्टाइल का यदि उसके अलावा टाइम बचेगा तो फिर प्रोजेक्टाइल के सीट जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भेजा उसका भी।